हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट जो आज हम करने वाले हैं वो है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 से रिलेटेड। ठीक है। हमने इससे पहले बात कर ली कि घर है। ठीक है, घर यानी कि हमारा एक यूनियन है। ठीक है। उसके बाद उसमें सिटीजन्स आते हैं, घर के सदस्य जितने जितने हैं। अब पार्ट 3 में हम इस बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेशन के बारे में बात करें, किस चीज़ की डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, स्टेट क्या है, स्टेट की क्या क्या डेफिनेशन है। ठीक है। तो इसमें 12 में हम ये बात करें स्टेट। ठीक है। तो स्टेट यानी कि हम कैसे मान लें हमारे घर का बड़ा सदस्य। ठीक है। यानी कि जो डिसीजन मेकर है वो कौन है। ठीक है। स्टेट कौन है, डिसीजन मेकर हमारे घर का जो है वो कौन है, तो हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। 13 में हम इस बारे में बात करेंगे कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो 12 में क्या है, हमारे जो घर का सदस्य है वो हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करेगा, पर अगर घर पे कुछ ऐसी चीज हो रही है जो इन डेरोगेशन में है या फिर इनकंसिस्टेंट है ना, अलग जा रहे हैं, यानी कि दोनों पैरेलल नहीं जा रहे, इन्होंने जो बताया, इन्होंने जो लॉज बनाए, ठीक है, ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर जो इन्होंने ही अगर कुछ ऐसी बात बोली है जो इन डेरोगेशन में है, तो कौन घर पे उठेगा, घर का बड़ा भाई उठेगा। ठीक है। घर का बड़ा भाई कौन है, जुडिशरी है। ठीक है। तो इसमें उन सब चीजों से रिलेटेड है कि क्या होगा, जुडिशरी क्या करेगी। ठीक है। आर्टिकल 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। तो अब हम आते हैं आर्टिकल 12 के ट्रिक्स पे। तो आर्टिकल 12 बात कर रहा है स्टेट की। ठीक है। अब इसमें स्टेट क्या क्या है, तो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, देखो वो डेफिनेशन ही बताता है। ठीक है। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है, एक तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है। ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर, इसमें गवर्नमेंट पार्लियामेंट, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर। तो हमें एक्सप्लिसिटली पता है कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर स्टेट की क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली। ठीक है, वो सब चीजें होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज जो बताता है थर्ड में, जो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो है लोकल अथॉरिटीज कौन सी होती हैं। ठीक है। लोकल अथॉरिटीज कौन सी होती है, ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है इसमें, म्यूनिसपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। ठीक है। फिर इसके बाद जो लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 5 में 7 शेड्यूल में दी गई है, वो सब चीजें क्या है, लोकल अथॉरिटीज हैं। वो लोग क्या बनाते हैं, बायलॉज वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो बायलॉज भी क्या है, इसके लॉज के अंडर कवर होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद चीज है अदर अथॉरिटीज, जो कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है कि अदर अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। अब देखो आर्टिकल 12 की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो आर्टिकल 12 की इंपॉर्टेंस ये है कि देखो लोकल अथॉरिटीज में एक और चीज आ जाती है कि लोकल अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखो ये तो हम समझ गए कि लोकल अथॉरिटीज जो है, हमने सेक्शन 3 क्लॉज 3 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट में रेफर किया गया है। कहाँ पे, सेक्शन 3 क्लॉज 3 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट में लोकल अथॉरिटीज बता दी गई है कि लोकल अथॉरिटीज क्या होती है, म्यूनिसपैलिटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, कैंटोनमेंट बोर्ड, जिला, ग्राम पंचायत, नगर निगम एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। और आर्टिकल 12 में यह है अथॉरिटी इज द पावर टू मेक लॉज, ऑर्डर, रेगुलेशन, बाय लॉज। ठीक है। तो अब इसका कंसर्न ये है कि ये जो अथॉरिटीज हैं जो लॉज वगैरह बनाएंगी, ये ठीक है किसके लिए बनाएंगी, लोगों के लिए बनाएंगी, है ना, हमारे घर के जो बड़े हैं वो लोगों के लिए लॉज बनाएंगे, तो वो लॉज इन डेरोगेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 एक तरह से कनेक्टेड है। अदर अथॉरिटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अब बात करेंगे। ठीक है। हालांकि इसमें एक दो डॉक्ट्रिन्स भी हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे। देखो सबसे पहले क्या एक केस आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ठीक है। इन्होंने बताया कि जो भी गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो अदर अथॉरिटीज हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज बताई है, और इन्होंने टू टेस्ट भी दिया है कि क्रिएशन टेस्ट, इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट, फंक्शनैलिटी टेस्ट, सॉरी 3 टेस्ट दिया है। ठीक है। कि बन रहा है कुछ, कि क्रिएट कैसे हुई है, लॉ से बनाया गया है, बाय लॉ से बनाया गया। इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट और फंक्शनैलिटी टेस्ट वही हो गया कि फंक्शंस क्या है उनके, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है। वो सब चीजें अदर ऑर्डर अथॉरिटीज में आ जाती हैं। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा नैरो कॉन्सेप्ट है। क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। छोटा कॉन्सेप्ट है। क्यों, अदर अथॉरिटीज और भी चीजें हो सकती हैं, कंट्रोल, ठीक है, फिर इसके बाद की फंडिंग, ये सब चीजें भी आती है, तो इसलिए इसको नैरो बोला गया है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट केस आता है
अब देखो क्रिएशन टेस्ट और इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट में मैंने और भी चीजें बताई हैं कि क्रिएशन टेस्ट क्या होता है, वो अलग अलग केसेस में दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट दिया गया है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्रिएशन टेस्ट के बारे में बात की गई है कि बॉडी डिपार्टमेंट फॉर्म बाय वर्च्यू ऑफ एनी स्टैच्यू, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर अथॉरिटीज। ये क्या है, ये इस केस में बताया गया कि फॉर्म कैसे हुई है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट, ठीक है। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब जो है वो इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो टेस्ट है एक और केस में दिया गया है, आर.डी. शेट्टी, ठीक है। आप देख लो, इसमें मैंने लिखा है आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने भी सिमिलर टेस्ट दिया है, ठीक है। क्या सिमिलर टेस्ट है कि फाइनेंशियल वगैरह जो चीजें हैं, शेयर कैपिटल एंटिटी जो है गवर्नमेंट करती है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंटायरली गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। दूसरी चीज, तीसरी चीज कॉर्पोरेशन क्या है, मोनोपोली बाय स्टेट एंजॉय करती है। इसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट परसुएसिव कंट्रोल स्टेट का है। कॉर्पोरेशन फंक्शन पब्लिक इंटरेस्ट पे है। कॉर्पोरेशन बाय ब्रेकिंग डाउन एनी डिपार्टमेंट, कि कोई डिपार्टमेंट को फॉर्म तोड़ करके कॉर्पोरेशन बनी है। प्लस इसमें जो मैंने एजेंसी लिखा है उसमें क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी और स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एजेंसी टेस्ट, देखो जरूरी नहीं कि स्टेट ने एक इंस्ट्रूमेंट की कोई कॉर्पोरेशन फॉर्म की हो, ये भी हो सकता है कि स्टेट का कोई एजेंट हो। तो अगर कोई किसी का एजेंट है तो वाइकेरियस लाइबिलिटी किसकी होती है, स्टेट की होती है, ठीक है। तो आर.डी. शेट्टी और अजय हासिया वाले केस में काफी सिमिलर चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब और भी चीजें आती है, मैं आपको दूसरी डॉक्यूमेंट से बताऊंगी। तो हमने इस बारे में बात कर ली कि जो नैरो टेस्ट है वो किसने दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई ने दिया है, कि जो अथॉरिटीज विद गवर्नमेंटल और सोवरेन पर्सन, ठीक है, या फिर क्या है परफॉर्म कर रही है कोई ऐसा फंक्शन, ठीक है, इन द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनको अदर अथॉरिटीज बोल देंगे। फिर इसको ओवर रूल किया किसमें, उज्जमा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। इसमें इसको ओवर रूल कर दिया, अदर अथॉरिटीज को इंटरप्रेट किया और ये बोला जिस्डम जनरस रूल कुड नॉट बी रिस्टोर्ड टू इन इंटरप्रेटिंग अदर अथॉरिटीज, ठीक है। तो हम लोग उसमें ये चीजें कर चुके। और जो मैंने इसमें ट्विन टेस्ट के बारे में बोला था ना, 2 टेस्ट 3 टेस्ट जो भी हैं, तो ये टेस्ट जो है ये इस केस में नहीं दिए गए हैं, ये बाद में आए हैं, जिसने कॉन्सेप्ट जो है बढ़ा है। ये किसी केस में नहीं आए हैं। क्रिएशन, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और फंक्शनैलिटी टेस्ट जो है ये बाद में आए हैं। इसकी वजह से क्या है, जो केस का स्कोप है वो बढ़ा है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिएट कैसे हो रही है, इससे पहले तो बस ये बताया था ना कि क्रिएशन वगैरह, पर अब क्रिएशन, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी में एक और चीज आ जाती है, जैसे कि बायलॉज। जो स्टेट, जो भी और ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बायलॉज बना पा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर, तो वो भी क्या है, स्टेट है, ठीक है। बायलॉज बना रही है तो स्टेट है। ये कौन से केस में होता है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। नेक्स्ट इसके बाद गवर्नमेंट फंक्शन अगर कोई अथॉरिटी कर रही है, ठीक है, प्लस वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए कर रही है। टेस्ट क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल प्लस गवर्नमेंट फंक्शन, तो वो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है, ठीक है। ये कहां पे आ गया, इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट में आ गया है ना। ये फंक्शनैलिटी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी दोनों ही चीजों में आ गया, हालांकि इसको इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट में देखेंगे, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज के लिए, वेलफेयर क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला किया ही था, कि इसमें रिसोर्सेज दे रहे हैं, कंट्रोल दे रहे हैं, गवर्नमेंट का फंक्शन कर रहे हैं, ट्रांसफर, मोनोपोली, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कौन सी स्टेट नहीं है, ठीक है, कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट नहीं है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, भारत पेट्रोलियम स्टेट है, हाँ स्टेट है। CSIR स्टेट है, हाँ स्टेट है। बैंक फंक्शंस नॉट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, स्टेट नहीं है, ठीक है। अलग अलग केसेस में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जरूरी नहीं है हर चीज आप याद करो, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाली चीज, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर हटा दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो थी, ठीक है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, बट अब वो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। और इसमें है श्री राम SRM यूनिवर्सिटी केस, ठीक है, SRM यूनिवर्सिटी केस है। और SRM यूनिवर्सिटी का जो केस है, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 एज इम्पार्ट करती है एजुकेशन, हायर स्टडीज की, डिस्चार्ज करती है पब्लिक फंक्शन को, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ UGCA, ठीक है। फिर इसके बाद BCCI, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, BCCI स्टेट है कि नहीं, क्योंकि कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो BCCI जो है वो स्टेट नहीं है, ये जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में था, ठीक है। अब उसके बाद एक और पोर्शन आता है, जुडिशरी स्टेट है कि नहीं। देखो जुडिशरी स्टेट है कि नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब इसको कैसे करोगे आप जुडिशरी को, हम अब ये देखेंगे कि जुडिशरी स्टेट है कि नहीं। तो देखो जुडिशरी क्या कर रही है, लॉज बना रही है, और वो फंडामेंटल राइट्स को क्या है, विशिएट नहीं कर सकती है, खराब नहीं कर सकती है, तो जुडिशरी स्टेट है।
सिंपली बस ये देखना कि हाँ जुडिशरी स्टेट के अंदर आती है, तो जुडिशरी जो है उसको सब्जेक्टिव है, किससे, आर्टिकल 13 से भी सब्जेक्टिव है वो। तो हम इसको क्या करेंगे, AR एंटिल वर्सेस RX नायक, ठीक है, नायक नहीं खलनायक में वाला याद करके मैं लॉयर्स बनाता हूँ। जुडिशरी इज अ स्टेट, याद रखना है, ठीक है। BCCI स्टेट है, जी टेलीफिल्म्स वाला याद रखना। फिर इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, और अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्लस RD शेट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला केस है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी ऑफ स्टेट बताता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह जो है स्टेट पार्टी नहीं हो सकता है, तो उसके एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनपे वाइकेरियस लाइबिलिटी आती है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जो दादी बाबा हैं वो स्टेट है। अब उनके जो एजेंट्स हैं यानी कि RD शेट्टी और अजय हासिया, वो क्या हो गए, वो ताऊ जी पापा जी हो गए, वो उनके एजेंट्स हैं, ठीक है। उनके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, वो इम्पार्ट कर रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, बाय लॉज बना रहे हैं, ठीक है, लॉज बाय लॉज सब कुछ बना रहे हैं, वेलफेयर के लिए बना रहे हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसको कनेक्ट करके आपको समझ में आएगा कि अब जो घर के बड़े सदस्य हैं वो स्टेट है, ठीक है। आप लोग क्या हो, सिटीजन्स हो। जनरल जो और बच्चे हैं वो सिटीजन्स हैं, घर के बड़े स्टेट्स हैं। फिर उनके एजेंट्स आते हैं, हमारे पेरेंट्स जो सेकंड जनरेशन वाले आते हैं, फिर हम थर्ड जनरेशन वाले आते हैं, सिटीजन्स वगैरह, ठीक है। तो आप समझ जाना कि सबसे इंपॉर्टेंट कैसे एजेंट्स है, RD शेट्टी, डैडी शेट्टी, अजय हासिया चाचा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इट्स अ बिट फनी बट ऐसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ हमारे जो आर्टिकल 12 है कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 13 पे। देखो आर्टिकल 13 में अभी इस वाले पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना, ये वाला जो पोर्शन है ना उस पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में क्या है, कितने क्लॉजेस हैं, 4 क्लॉजेस हैं, ठीक है। और किस बारे में बात करता है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वो लॉज जो इनकंसिस्टेंट है या फिर इन डेरोगेशन है किससे, फंडामेंटल राइट्स से, है ना, तो उस बारे में बात करता है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और सेवियर कौन हो गया, आर्टिकल 13 हो गया सेवियर, क्योंकि जो लॉज है अलग जाते हैं, पैरेलल नहीं जाते हैं, साथ साथ में तुम हाथ पकड़ के नहीं चलते हो तो उनको हटा दो, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त बनते हैं, ठीक है, तो स्टेट जो होती है आपके पेरेंट्स वगैरह वो बोल देते हैं कि यार इनका साथ छोड़ो, ये अच्छे नहीं है, ठीक है। कुछ पुराने दोस्त होते हैं, उनको आप रखते तो हो पर आप अपने घर नहीं बुलाते हो, उससे हम डॉक्ट्रिन्स याद करेंगे। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनका आप साथ छोड़ देते हो, ठीक है। ये वो दोस्त हैं, ये लॉज हैं जो आपकी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी में नहीं चलते हैं, ठीक है। तो देखो 13(1) बात करते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, 13(2) बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, 13(3) बात करता है लॉज के बारे में, लॉज क्या होते हैं, ठीक है, लॉज वगैरह क्या होते हैं, और 13(4) बात करता है अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है, अमेंडमेंट में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। अब 13(1) के बारे में हम बात करते हैं, 13(1) बात करते हैं ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। तो v बना लो, क्या हो जाएगा, void हो जाएगा, ठीक है, उतनी इनकंसिस्टेंसी के लिए void हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अब इसमें एक और चीज है, इसमें क्या है, इसमें 2 डॉक्ट्रिन्स लगती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब आपके पुराने दोस्त हैं, आपने उनको छुपा दिया है, ठीक है, नॉर्मल कर दिया। सेवरेबिलिटी मतलब आपने अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। एक्लिप्स मतलब आप घर नहीं बुलाते हो। सेवरेबिलिटी यानी कि आप खुद भी नहीं मिलते हो, ठीक है, एकदम साथ ही छोड़ दिया है। वैसे ही क्या है आर्टिकल 13(2) यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि आपके बड़े होने के बाद जो दोस्त बने, पुराने दोस्तों को तो आप भूल नहीं सकते हो, आप किसी तरह से एकदम साथ नहीं छोड़ सकते हो, पर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी कि आपके बड़े होने के बाद अगर आपके वो दोस्त बने तो आप उनका साथ छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आपको ढकने की छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर अ ग्रोन अप नाउ, ठीक है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स को आप नहीं छोड़ सकते हो, बड़े लोगों को आप छोड़ सकते हो। तो इसमें सिर्फ आती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी यानी कि वो पार्ट जो इनकंसिस्टेंट है उसे छोड़ देना, उसे हटा देना, और अगर पूरा ही पार्ट इनकंसिस्टेंट है तो पूरे उसी को हटा देना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट केस आता है 31 में बॉम्बे वाला, KMM वर्सेस बॉम्बे, ठीक है, और 13(2) में आता है अंबिका मिल्स वाला केस। अब आते हैं हम 13(3) में, जो लॉज है। लॉज क्या है, तो शायरा बानो वाला जो केस है, इसमें काफी फेमस केस है कि शायरा बानो में जो भी आया वो मतलब लॉज वगैरह से रिलेटेड कि लॉज क्या होते हैं। 13(4) में है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वगैरह के बारे में बात हुई है, ठीक है, कि जो देखो इसमें 13(4) में मैं बताती हूँ किस बारे में बात हुई है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इस आर्टिकल में जो भी चीज लगा है वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है, ठीक है, मतलब 368 में अप्लाई नहीं होगा। इस आर्टिकल में जो कुछ भी अप्लाई होगा, अमेंड होगा, ठीक है, वो देखो 368 और ये पार्ट जो है कंसिस्टेंटली नहीं चलते। इसमें AK गोपालन और केशवानंद भारती वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है।
अब हम आते हैं इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे मैंने जॉन लॉक के बारे में लिखा है कि नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है। अब देखो आर्टिकल 13 की इंपॉर्टेंस क्यों है। आर्टिकल 13 की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 की इंपॉर्टेंस इसलिए, मान लो तुम्हारा और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमें सेव करोगे, ठीक है। वो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको पेपर में नहीं लिखते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे वो, मेन वर्क्स ओनली इफ द सोवरेन प्रोटेक्ट्स। बच्चा अच्छा पढ़ने में तभी होगा अगर उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी। एंड ऑल मेन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर देयर राइट्स, ठीक है। आप अपने कुछ राइट्स आप देते हो, ठीक है, पेरेंट्स को देते हो कि हाँ ठीक है हम बाहर नहीं जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपकी परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। इसीलिए मेन को क्या है, मेन आर विद इन देयर राइट्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स पावर इफ दे ट्रांसग्रेस वंस लिबर्टी एंड फ्रीडम। देखो एक होता है आपकी परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन के अकॉर्डिंग काम करना, दूसरा होता है कि आप उसको एकदम कंट्रोल कर लो, आप इतने ज्यादा कंट्रोल फ्रीक हो कि तो कंट्रोल कर लो। तो उस चीज को हटाने के लिए क्या है कि कुछ ऐसे लॉज आते हैं, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे याद कर लो, या तो दूसरी चीज की जो आपका जो दोस्त आ रहा है वो भी आपको कंट्रोल करने लगा है और वो लिबर्टी और फ्रीडम के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो आप उस दोस्त को हटा दो। तो इसलिए उस चीज को हटा दिया जाता है। और अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं तो उस चीज को हटा दो, ठीक है। कैसे सेवर कर लो, एक्लिप्स कर लो, कोई भी ऐसी चीज है जो भी कर सकते हो आप कर लो। अब जिस हिसाब से मैंने आपको ट्रिक्स बताई उस हिसाब से ये काफी सही बैठ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं 13 क्लॉज 1 में। 13 क्लॉज 1 में बात हो रही है किस बारे में, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, ठीक है। वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो इनकंसिस्टेंट है पार्ट 3 से, इसलिए वो वॉइड है, इस बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि आर्टिकल 13(1) इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, दैट इज आर्टिकल्स विल बी, देखो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि अगर बाद में कोई चेंज हुआ है तो वो पीछे जाके नहीं लगेगा, ठीक है। दैट इज आर्टिकल विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम द डे व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो दो डॉक्ट्रिन्स के बारे में डिस्कस होता है वो हम कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये एको गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में आया था, ठीक है। इसमें बताया गया कि अगर कोई भी लॉ वायलेट कर रहा है, ठीक है, जो कि वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ओवर शैडो कर लिया जाएगा, ठीक है। ओवर शैडो यानी कि उसको ढक दिया जाएगा। एक्लिप्स मतलब आप समझ रहे हो, एक्लिप्स लगती है आपके यहाँ, ठीक है, चांद और सूरज की सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स होती है, मतलब ढक देना, ठीक है, ढक जाती है कोई चीज, तो ये वही है। फिर इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी यानी कि हटा देना। तो इसमें क्या केस है, केशव माधव मैदन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, सेवर कर देना, ठीक है। तो देखो एक केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ए के गोपालन वाला, ठीक है। इसमें एक और चीज बताई गई है कि जो लेजिस्लेशन का नेचर है ना वो सेम रहता है, लेजिस्लेशन का नेचर नहीं चेंज होता है, कुछ नहीं चेंज होता है, बस उसे ढक दिया जाता है। अब एक और चीज है इसमें कि अगर मिक्स्ड अप प्रोविजंस आएंगे जिनको सेपरेट नहीं किया जा, सॉरी, हाँ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में बस ये है। हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में एक और फेमस केस आता है, वो है भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी सबसे इंपॉर्टेंट केस है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। इसमें क्या है, द ऑफेंडिंग लॉ इज नॉट डेड बट ओवरशेडोड। जो ऑफेंडिंग लॉ है वो डेड नहीं है, ओवरशेडो है। और एक और चीज है गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, ठीक है। इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है एक्लिप्स हो जाएंगे। देखो बहुत सारे हॉच पॉच केसेस हैं, तो भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवरेबिलिटी में क्या है, केशव माधव मैदन है, FN बलसारा है, ए के गोपालन भी है इसमें, ठीक है। इसमें भी यही है, नेचर ऑफ द लेजिस्लेशन नहीं बदलता है, बस चीज जो है वो सेवर हो जाती है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर मिक्स अप प्रोविजन होगा तो उसको जरूरी नहीं है कि आप सेपरेट कर पाओ, तो उसको रमेश थापर वाले केस में डेल्ट किया था। अब इसमें एक और डॉक्ट्रिन आ जाती है, मैंने वो डॉक्ट्रिन मेंशन नहीं की है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर, ठीक है। इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव थ्रू अमेंडमेंट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू वेव की जा सकती हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा याद रखना है, ये देखो मैं आपको बताती हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, वेव की जा सकती है अमेंडमेंट से। अब ये कौन सा केस है, ये बशेश्वर नाथ वर्सेस ITC है, ठीक है। नो सिटीजन्स कैन वेव ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ओल्गर टेल्स वर्सेस बॉम्बे कॉर्पोरेशन में फंडामेंटल राइट्स फॉर पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट वेव्ड ऑफ, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये सब पॉलिसीज जो है वेव ऑफ नहीं की जा सकती है, बट क्या है, वेव ऑफ कैसे हो सकती है, अमेंडमेंट के थ्रू वेव ऑफ हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोविजन पे, आर्टिकल 13(2). हालांकि 13(2) में भी कोई ऐसा एज सच है नहीं। 13(2) में किस बारे में बात हो रही है, सेवरेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, और वो सेवरेबिलिटी अंबिका मिल्स वाले केस में डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। मिल्स वाले केस में सेवरेबिलिटी डिस्कस हो चुकी है। देखो काफी कंफ्यूजन है, इसलिए मैं फिर से बता दूं, एक्लिप्स में आप याद रखना भीकाजी वर्सेस MP वाला है,
ठीक है। और सेवरेबिलिटी में आप अंबिका मिल्स वगैरह वाला याद रख लेना, ठीक है। AK गोपालन भी याद रख सकते हो, स्टेट ऑफ बॉम्बे, FN बलसारा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ केसेस हैं, बस उनको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं 13.3 में, ठीक है। लॉज क्या होते हैं, कौन से लॉज हैं। अब 13.3 में हम ये आ गया 13.3। अब जो इसमें 13.3 है वो उसमें क्या बात हो रही है, पहले हम एक बार इसके बेयर के प्रोविजन को पढ़ लेते हैं। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है। जब तक कंटेक्स्ट रिक्वायर नहीं करता तब तक लॉ इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन वगैरह होती है। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। अलग अलग अथॉरिटीज जो भी कॉम्पिटेंट है वो क्या करती है, लॉज करती है। अब इसके बाद लॉज देखो 13.3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉज क्या है। लॉज नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, यूजेस एक्सेट्रा, ये लॉज होती हैं, ठीक है, जिनका एक लीगल राइट वाला इफेक्ट होता है। पर इसके एक्सेप्शंस क्या आ जाते हैं, तो एक्सेप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कौन कर सकता है, वो सब ऑर्डर्स हैं, वो लॉज नहीं है, ठीक है। कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी है, जुडिशरी लॉ बना सकता है, लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कोई ऑर्डर कर रहे हैं नॉर्मल अपने वर्किंग के लिए, तो वो लॉस थोड़ी है, वो बस ऑर्डर्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, नेचर इज टू गवर्न इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस, ठीक है, ये सब इसका नेचर होता है। अब नेक्स्ट आते हैं पर्सनल लॉज, ठीक है। अब पर्सनल लॉज में, पर्सनल लॉज भी लॉज नहीं है, एक्सेप्शन में ही आते हैं। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ केसेस आए हैं। सबसे पहले शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नॉर्मली बोलते हैं कि पर्सनल लॉज लॉज नहीं है, पर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया कि शरिया लॉ इज कोडिफाइड लॉ, तो वो पर्सनल लॉ के कैटेगरी में नहीं, कोडिफाइड लॉ में आ गया, तो वो एक लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया इंडियन यंग लॉयर्स वर्सेस केरला, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि लॉ इंक्लूड्स कस्टम, यूसेज एंड वुड हैव फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। 13 के ए में लिखा हुआ है कि लॉ क्या है, तो उसमें ऐड किया गया है कि लॉ इंक्लूड्स कस्टम्स, ठीक है। कस्टम्स इंक्लूड करता है, यूसेज करता है और उसका फोर्स ऑफ लॉ है, बस। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आपको याद रखना है वो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 13 के 4 में, ठीक है। अब इसमें क्या है, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नॉट चैलेंज अंडर आर्टिकल 13। अब इसमें यह है कि आप अगर कोई चेंज करोगे, अमेंडमेंट करोगे, तो वो 13 में चैलेंज ना किया जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये आई है कि देखो अगर 368 में कोई भी आप अमेंडमेंट करते हो, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ भी करते हो, ठीक है, किसी भी स्टैट्यूट का अमेंडमेंट करते हो, तो क्या है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको नहीं हिलाना चाहिए। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका जो एम्बिट है अब उसको देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, तो वो क्या हो गया, स्टैट्यूट हो गया, ठीक है। अमेंडमेंट हो गया तो क्या हो गया, लॉ बन गया, ठीक है। तो आर्टिकल 13.3 के ए में, 13.3 के ए में क्या है, कोई लॉ बन गया, कोई ऑर्डिनेंस बन गया, कोई ऑर्डर बन गया, रूल बन गया, रेगुलेशन बन गया, नोटिफिकेशन बन गया, कस्टम बन गया, यूसेज हो गया, वो क्या बन गया, लॉ बन गया। आर्टिकल 13.3 के क्लॉज ए में लॉ बन गया। फिर इसके बाद क्या, स्टेट नॉट टू मेक आर्बिट्रेरी लॉज, ठीक है, आर्बिट्रेटिंग लॉज, ठीक है। स्टेट जो है आर्बिट्रेरी लॉज नहीं बना सकता, ये आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है 368 में तो वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, 13.2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो लॉ है 13.3 के ए के अकॉर्डिंग, ठीक है तो वो लॉ ही ना। तो 13.3 के ए में ये बोला गया है कि अगर आप कोई चीज चेंजेस करोगे तो वो लॉ बनेगा और वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो एब्रिज नहीं करना चाहिए राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्लियामेंट इन कॉन्ट्रवेशन टू आर्टिकल 13, ठीक है। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 13.1 में वॉइड हो जाएगा, आर्टिकल 13.2 में, आर्टिकल 13.1 में वॉइड हो जाएगा, आर्टिकल 13.2 में क्या हो जाएगा, इधर वॉइड हो जाएगा, ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई कैसे है, बहुत छोटे से मैंने बताया कि गोलकनाथ में आई थी। सबसे पहले क्या था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे गोलकनाथ में ये बोला गया था कि नो प्रोविजन टू अमेंड पार्ट 3, ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं था कि पार्ट 3 को अमेंड किया जा सके, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हो। फिर 24th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि 368 में जो भी चेंजेस आएंगे वो लॉ नहीं है, तो आप क्या अमेंड कर सकते हो। बट केशवानंद में बताया गया बेसिक स्ट्रक्चर और मिनर्वा मिल्स में जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड बात हुई। तो केशवानंद में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ये बात हुई है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो राइट है आप उसको मेंटेन करके आप चेंजेस कर सकते हो, पार्ट 3 में आप अमेंडमेंट कर सकते हो,
ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो गोलकनाथ में बोला गया कि कोई अमेंडमेंट नहीं होगा पार्ट 3 में, केशवानंद में बोला गया होगा पर बेसिक स्ट्रक्चर सेव करके, ठीक है। और 24th अमेंडमेंट तो रहने ही दो, बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज आया था इसमें, इसलिए इसमें केशवानंद मिनर्वा मिल्स में जुडिशियल रिव्यू आया था, बस इतना याद रखना है। इसी के साथ हमारा जो है जुडिशियल रिव्यू में एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अमेंडमेंट और लॉस, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि देखो जो भी अमेंडमेंट है वो लॉस है, हमने इस बारे में बात कर ली, ठीक है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पुरानी बातें करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद गोलकनाथ में बताया गया कि लॉ तो है पर एवरेज नहीं किया जा सकता, और केशवानंद भारती में बोला गया कि ठीक है लॉ भी है, एवरेज नहीं कर सकता पर चेंज कर सकता है और बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन करके कर सकता है। और फिर इसके बाद जुडिशियल रिव्यू में कौन से केस में बात हुई, मिनर्वा मिल्स, ठीक है। इस केस में बात हुई जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, देखो जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि आर्टिकल 13 का कीपर कौन है, जज है, ठीक है। और आर्टिकल 13 ही प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म, किस चीज के लिए, फॉर होल्डिंग पर्पसेस ऑफ 13। जुडिशियल रिव्यू में हम क्या बोलेंगे, मम्मी मम्मी ऐसी बात हो गई, ठीक है। मम्मी को हम एज अ जज की तरह बना देते कि मम्मी यार आप बताओ कि क्या केस है, ठीक है। अब इसमें क्या अब देखो इसमें अगर कुछ भी बनाया गया है, कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट कुछ भी किया गया है, तो शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद किसका, पार्ट 3 से कॉन्ट्रवीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंटेंशन ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नजर में रखते हुए पार्ट 3 से इंटरवीन नहीं करना चाहिए, एंड डज नॉट कॉन्ट्रवीन और डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बस ये दोनों चीजें कि पार्ट 3 और बेसिक स्ट्रक्चर दोनों को खराब नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 कंप्लीट होता है। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इसमें ना हर चीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को रिमेंबर करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक and subscribe. Thank you.